हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोगों का हमारे चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम चर्चा कर चुके थे परिनालिका पर। पिछले जो दोनों पार्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन्हीं का ये तीसरा पार्ट है। मतलब जो एम्पियर का जो हमने नियम स्टार्ट किया था ना, वो 3 पार्ट में पूरा होता है। सबसे पहले पार्ट में आपने जाना कि एम्पियर का नियम होता क्या है। तो बच्चों, एम्पियर का नियम याद करने की ट्रिक मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आपको गाउस का नियम आता है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो एम्पियर के नियम में। 2 मिनट बहुत ध्यान से देखें बोर्ड पे। गाउस के नियम में मैंने आपको बताया था क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम था। और जब इसे कन्वर्ट करना होगा बच्चों एम्पियर में, तो क्लोज इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ई की जगह कौन आ जाएगा वी, और यहां आ जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। इस स्टेटमेंट को आप थ्योरेटिकल दृष्टि से अगर रिप्रेजेंट कर दो तो एम्पियर का नियम बन जाएगा। तो अगर अब मैं एम्पियर के नियम की बात करूं तो बच्चों मैंने क्या कहा था कि बंद पथ के अनुदिश, ये इंटीग्रेशन कैसा है, बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, म्यू नॉट का मतलब है निर्वात की चुंबकशीलता और सिग्मा आई का मतलब है उस पृष्ठ की कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आना ही चाहिए। उसके बाद मैंने बात की थी एक परिसंचरण नाम की टर्म और बताई थी कि इसको परिसंचरण कहते हैं। बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिसंचरण कहलाता है। फिर इसके 4 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में हैं। पहला अनुप्रयोग बच्चों अनंत लंबाई का तार है, आपको समझ में आ गया होगा। पहले अगर नहीं देखे हैं तो पिछले दोनों पार्ट देख लेना, तब ये देखना भाई। उसके बाद आपने बेलनाकार चालक पढ़ा और बेलनाकार चालक में 3 कंडीशन थी, बेलन के बाहर, बेलन की सतह पर और बेलन के अंदर। तो बाहर और सतह तो मैं पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुका था, बिल्कुल तार की तरह थे, कोई अंतर नहीं था। अंदर मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था और फॉर्मूला इसके साथ साथ इनका ग्राफ भी याद रखना। जो अंदर वो समानुपाती है सीधी रेखा, बाहर व्युत्क्रमानुपाती है ना, इस तरीके से। और फिर हमने इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा परिनालिका। बच्चों, अगर परिनालिका नहीं पढ़ी है दोबारा पढ़ना, मैं आज भी थोड़ी देर के लिए परिनालिका ही समझाता हूं, आप बोर्ड पर देखें। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आती हो, फिर भी 2 मिनट बोर्ड पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर्वाधिक संभावना है परिनालिका इसमें से पूछी जाए। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि बच्चों परिनालिका बनाते कैसे हैं। तो मैंने बताया कि जो तांबे के तार हैं उनको कुंडली नुमा आकृति पर लपेट दें, अगर कुचालक कोई आकृति पर, तो हमें किसका निर्माण होता है बच्चों, परिनालिका का। यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहिए कि परिनालिका क्या होती है, ऐसा नहीं पूछेगा। इसकी स्पेशलिटी क्या है बच्चों, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके अक्ष के अनुदिश, अंदर ही अंदर अक्ष के अनुदिश समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है बच्चों। जब परिनालिका में करंट प्रवाहित किया जाता है तो इसके अक्ष के अनुदिश अंदर समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है और बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों बिल्कुल 0 होता है। तीसरी बात, अनंत लंबाई की परिनालिका क्या होती है कि अगर जो त्रिज्या है वो लंबाई के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो, या ऐसे कहें लंबाई त्रिज्या के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो बच्चों, तो उस परिनालिका को हम अनंत लंबाई की परिनालिका कहते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो पढ़ाई थी मैंने आपको, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो मैंने ऐसी एक परिनालिका ली थी। क्या क्या डाटा माना बच्चों इसमें, लंबाई मान ली l, फेरे मान लिए n, एक फेरे की धारा मानी आई, अनप्रस्थ काट कुछ a मान लिया मैंने, इसका याद है ना आपको। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बच्चों आपने इस तरीके से एक बंद पथ की कल्पना की थी, इस तरीके से, जो मैं डार्क कर रहा हूं देखिए इसको, और आपने इस पथ को नाम दिया था PQRS। क्या नाम दिया था बच्चों, PQRS। और आपने एम्पियर का नियम लगाया, तो एम्पियर के नियम ने कहा साहब क्लोज इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। समझ में तो आ रहा होगा शायद। अगर किसी बच्चे ने परिनालिका ढंग से नहीं पढ़ी है बच्चों,
तो यहां तो वीडियो बंद करो और पहले पिछली वीडियो में परिणालिका बहुत ढंग से पढ़ो। 4 बार बोल दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम इस क्लोज इंटीग्रेशन को अगर ओपन में चेंज करना चाहें बच्चों, तो पहले पी क्यू अलग, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर क्यू आर अलग, वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर आर एस अलग, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, फिर एस पी अलग, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो अपनी जगह पे आएगा ही। बात करूं बच्चों कुल धारा की, तो एक फेरे की धारा है आई, फेरे कितने हैं एन, तो कुल धारा कितनी आ जाएगी एन आई। तो मैं सिग्मा आई की जगह पर एन आई पुट कर सकता हूं। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो पी क्यू हिस्सा है ना, पी क्यू हिस्सा ये इस परिणालिका से बाहर है, और आप जानते हो कि परिणालिका में तो केवल अंदर ही अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र बनता ही नहीं है। तो इस पी क्यू हिस्से पर जब मैं V0 जमाऊंगा तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब आप इसको विस्तार से लिखोगे तो ये आएगा BDL cos थीटा, पर उसमें V0 होगा क्योंकि PQ भाग परिणालिका के बाहर है। ठीक है बच्चों, बात करें अगर हम QR और PS की, बात करें अगर हम QR और PS या SP एक ही बात है, तो बच्चों ध्यान से देखना, इनकी जो लंबाई है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिख रही होगी आपको, लंबाई तो ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो 90 डिग्री, और जब भी 90 डिग्री होता है तो डॉट 0 होता है ना, क्योंकि जब आप इसको विस्तार से लिखोगे तो BDL cos थीटा, थीटा 90 है, तो ये वाला पार्ट V0 हो गया और ये चौथा पार्ट V0 हो गया। अरे यहां तक कहानी समझ में आई ना? बिल्कुल सिंपल है, कतई कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एम्पियर का नियम लगा दिया, 4 अलग अलग भागों में खोल दिया, 3 भाग 0 हुए, PQ भाग 0 क्योंकि वो बाहर है B0, ये दोनों थीटा की वजह से 0, बच गया आपका ये RS। इसमें B वेक्टर और DL वेक्टर एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान आप 0 डिग्री ले लीजिए। तो आप जब 0 लोगे बच्चों RS के लिए, तो BDL आने को तो cos 0 आएगा, पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब हमें तो B चाहिए ना भाई, तो B हमने कहां ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन DL बात करें अगर RS की, तो RS की मैक्सिमम लंबाई परिणालिका के बराबर हो सकती है, और म्यू नॉट NI, तो यहां से B निकल के आया था म्यू नॉट NI बटे L। मैंने एक टर्म और बताई थी बच्चों, N बटे L को मैं स्मॉल n लिख सकता हूं ना, एकांक लंबाई के फेरे। अरे फेरे और लंबाई, लंबाई कितनी है L, जिसमें फेरे लगे हुए हैं, तो N बटे L को मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बच्चों ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पर मैंने 2 मिनट रिवीजन इसीलिए करवाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, और अगर एग्जाम में ये आता है तो आप बिना किसी मिस्टेक के एज इट इज छाप दोगे, पक्का है ना? ठीक है, चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और आज इस चैप्टर को हम थ्योरेटिकल दृष्टि से फिनिश कर देंगे, फिर 2-1 पार्टों में न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी बच्चों टोरॉइड, या टोरॉइड भी कहते हैं, कुछ भी कह दो, टोरॉइड। समझिएगा बहुत ध्यान से भाई, टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, अब पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए सबका। परिणालिका आपको समझ में आ गया। परिणालिका एज ए स्प्रिंग, जो आप पेन देखते हो, खटके वाला पेन जो देखते हो, उसमें जो स्प्रिंग है ना बच्चों, वो परिणालिका है। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि जो परिणालिका है लंबी है ना, उसको घुमा करके अगर मैं जो मिला दूं, एक लंबी स्प्रिंग की दिमाग को कल्पना करो बच्चों, एक लंबी सी स्प्रिंग है, और उसको जो सर्कल में मोड़ दूं, जो दोनों से दूर हैं उनको मिलाकर अगर मैं सर्कल टाइप में बना दूं, तो जिसका निर्माण होगा बच्चों वो टोरॉइड है। क्या है वो? टोरॉइड। ऐसे भी ना समझ में आए तो आप सोचिए कि आपके पास में एक कुछ इस डिजाइन की आकृति है,
आप कैसे कल्पना करोगे बच्चों इसकी? ये कुछ रिंग जैसी है, मोटी, मतलब डिश होती है थ्रो करने वाली, कुछ ऐसी। हाथ में जो अपन कड़ा पहनते हैं, बिल्कुल कड़ा समझा दूंगा, चलो मोटा कड़ा दिमाग को मान लो कि जो कड़े की जो परिधि है वो थोड़ी सी कैसी है, मोटी है बच्चों, ठीक है। अब आप तांबे के तारों को उस कड़े की परिधि के अनुदिश लपेटिए। जब मैंने परिनालिका, देखो परिनालिका और टोरोइड में तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को कुंडली नुमा ही लपेटा जाता है, पर अगर आप सीधी आकृति पर लपेट रहे हो जैसा कि आपने कल किया था तो बनेगी परिनालिका। तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को अगर मैं सीधी आकृति पर लपेटूंगा तो बच्चों क्या बनेगी? परिनालिका। पर यदि मैं उन्हीं तारों को एक सर्किल की आकृति पर कुंडली नुमा लपेटूं तो क्या बनेगी? टोरॉइड। तो ये सर्किल जैसी कड़ा मान लिया एक मिनट के लिए, ठोस मान लो, ये दीवार ठोस टाइप में। अब आपने कुंडली नुमा इसको इस पर लपेटना स्टार्ट किया, देखो कितना मजा आ रहा है, वाह वाह क्या बात है। ऐसी जो आकृति बनती है, इस टाइप की जो आकृति बनती है बच्चों, दो तार हो गए ना, एक से करंट जाएगा और दूसरे से करंट आएगा, इसे बोलते हैं बच्चों हम टोरॉइड। क्या बोलते हैं? टोरॉइड। दोबारा बोलता हूं कि टोरॉइड क्या होता है, आप समझें। पहले फिजिकल मतलब समझ में आना जरूरी है बच्चों। परिनालिका कैसे बनती है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर जो आकृति आपने चुनी है वो बेलनाकार सीधी है, बेलनाकार सीधा ही होगा, और इस पर अगर आप तांबे के तारों को कुंडली नुमा आकृति में लपेट रहे हो तो बच्चों किसका निर्माण होगा? परिनालिका का। अब भले आप चाहो तो इसको साफ कर सकते हो अंदर से। और अगर आप तांबे के तारों को किस पर लपेट रहे हो बच्चों? एक सिंपल कड़ ले लो और इस पर लपेट दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे घुमा घुमा के ये लो। अब किसका निर्माण हुआ बच्चों? टोरॉइड का। किसका निर्माण हुआ? टोरॉइड का। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परिनालिका बनाने के लिए तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को बेलनाकार आकृति पर कुंडली नुमा लपेटा जाता है, जैसा कि मैंने आपको कल बहुत समझाया था। और अगर आज मैं टोरॉइड की बात कर रहा हूं तो बच्चों टोरॉइड बनाने के लिए तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को वृत्ताकार कुचालक आकृति पर कुंडली नुमा लपेटा जाता है। पहली बात समझ में आ गई होगी, और ऐसा कोई भयंकर रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें। दूसरी बात बच्चों, इसकी स्पेशलिटी, जैसे परिनालिका की स्पेशलिटी क्या है, इन सबको मिला दो। ये मैंने साफ किया था ना, थोड़ा सा मिट गया यहां से। बच्चों परिनालिका की स्पेशलिटी क्या होती है कि जब आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो भी समरूप। ऐसी टोरॉइड की है। जब टोरॉइड में करंट फ्लो करता हूं ना, देखो जहां मैं चौक चला रहा हूं, इस जगह में क्षेत्र बनेगा, मतलब इन फेरों के अंदर अंदर क्षेत्र बनेगा, इस जगह में क्षेत्र बनेगा, इस जगह में क्षेत्र बनेगा, इस जगह में भी क्षेत्र 0 होगा और इसके बाहर भी क्षेत्र कितना होगा? 0 बच्चों। अरे तो ये तो एक ही बात है, परिनालिका ही टोरॉइड है। अगर सीधी है तो वो परिनालिका है, और वो घूम करके मिला दिए दोनों सिरे तो वो टोरॉइड है। खेल खत्म, कुछ नहीं है नया। नहीं कहानी समझ में आई? मैं लिखता हूं बच्चों, है ना, और आप प्रयास करें मेरे साथ लिखने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि टोरॉइड क्या होता है, आप इसका जवाब लिखिए बच्चों। टोरॉइड में लिखो कि यदि, कॉपी पेन उठा लो, बिल्कुल क्लास जैसा माहौल होना चाहिए। मोबाइल सामने रखा हो उत्तम आवाज के लिए ईयरफोन का उपयोग करें, और पेन कॉपी लेकर जिस तरीके से मैं कहूं उसी तरीके से लिखना है, और बार बार समझना है। रफ कॉपी भी साथ में लेके बैठा करें बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो अपने पेन कॉपी निकालें और हेडिंग डाल दें आप, टोरॉइड टोरॉइड टोरॉइड। देखें बच्चों, टोरॉइड क्या कहता है कि यदि तांबे की, किसके बच्चों? तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को, तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को वृत्ताकार आकृति पर, कुचालक लिखना चाहो लिख दो, नहीं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है।
तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को वृत्ताकार आकृति पर कुंडली नुमा लपेटा जाए तो टोरॉइड का निर्माण होता है। सबसे पहले तो बच्चों आप डेफिनेशन लिख लीजिए, बोर्ड से मैं बोल दे रहा हूं जिन बच्चों को नहीं। अच्छा थोड़ा ना वीडियो का पिक्सल बढ़ा लिया करो भाई। आप अगर वीडियो 240 में और 144 में देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, है ना। कम से कम जितना हाई पिक्सल हो उसमें देखो, आराम से उत्तम क्वालिटी नजर आएगी आपको, है ना। तो सबसे पहले हम टोरॉइड की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं बच्चों। टोरॉइड की डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि यदि तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को वृत्ताकार आकृति पर कुंडली नुमा लपेटा जाए तो बच्चों टोरॉइड का निर्माण होता है। अगर मैं चित्र बनाऊं बच्चों तो बड़ा सरल तरीका है। देखो आप ऐसा करो, पहले एक वृत्त बना लिया करो भले, जो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर देगा आगे जाकर के, और इसके ऊपर डबल दीवार वाला वृत्त बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा डायग्राम बनेगा आपका। मजा नहीं आया? देखिए दूसरा सुंदर डायग्राम बनाओ। एक तो बड़ा सर्कल और एक इसका छोटा सर्कल, दोनों का केंद्र एक ही जगह से दिखना चाहिए, और इनको लपेट दो भाई साहब। ये देखो कितना मजा आएगा, देखो लपेटने में भी। बिल्कुल यहां से करंट फ्लो होगा और यहां से करंट बाहर निकलेगा। तो ये जो लाइन एक तरीके से अब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? यहां तक बनाओ, परिभाषा देखो और आकृति बनाओ। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि जब टोरॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब टोरॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों, तो अक्ष के अनुदिश, अक्ष कहां है बच्चों इसका? अंदर ही अंदर, इन फेरों के अंदर होकर के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद रखना बाहर जीरो होगा, वही परिनालिका की ट्यून पर ही है। एक बार तो बच्चों आप पहले ही यहां तक लिखे चलो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो, यहां आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, जो भी कर रहे हो पूरा कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद साफ कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट, ये तो एक तरीके से बेसिक बातें हुई क्लास 10th के लेवल पर। ये आपने क्लास 10th में भी देखे हो, अगर किसी को याद हो पुरानी बातें तो, टोरॉइड के बारे में। अब बच्चों बात करते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाए। तो हेडिंग लिख दीजिए, धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या हेडिंग पढ़ने वाले हैं बच्चों? धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, कुछ भी नया नहीं है, 1% भी, सारी पुरानी बातें हैं। और आप, मुझे उम्मीद है एक बार में ही समझ में आ जाएगी, इतना इजी भी है। तो बच्चों सबसे पहले भाई टोरॉइड की बात की जा रही है, तो सर टोरॉइड वाली आकृति मानिए, और टोरॉइड कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। एक वृत्त बना लो, इसके ऊपर एक वृत्त और बना दो, और इन तांबे के तारों को कुंडली नुमा आकृति में लपेट दो। समझिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मैं कह दूंगा लिखने के लिए। ये बन गए टोरॉइड। तो बताओ आपने इस टोरॉइड में क्या क्या माना होगा बच्चों? देखो सबसे पहले तो मैंने फेरे माने होंगे। मान लीजिए कि टोरॉइड में फेरे कितने हैं? n। कितने फेरे हैं बच्चों? n। फिर मैंने एक फेरे की धारा मान ली होगी, वही जो परिनालिका में मानता हूं। परिनालिका में आपने लंबाई मानी थी बच्चों, यहां लंबाई ना मानकर आप त्रिज्या मान लीजिए। वृत्त में लंबाई मानते हैं कभी? आप बताओ,
जब वृत्त डिजाइन करना होता है तो त्रिज्या की रिक्वायरमेंट होती है, और लंबाई डिजाइन करनी होती है तो लंबाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों आप इसकी त्रिज्या मान लीजिए, चलो स्मॉल r ले लो, ध्यान से देखिएगा भाई क्या क्या माना है आपने। त्रिज्या मान ली, वहां लंबाई ली थी, फेरे मान लिए, धारा मान ली, क्षेत्रफल मानने की कोई जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि अगर त्रिज्या अगर r है तो बच्चों इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। वृत्त तो है एक तरीके से, और वृत्त का एरिया कितना आता है पाई r स्क्वायर। तो बस तीन चीज मान लीजिए आप कि माना कुल फेरे कितने हैं n, कुल फेरे कितने हैं n, त्रिज्या कितनी है r, और एक फेरे में बहने वाला करंट कितना है बच्चों I। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इसकी परिधि पर ये वृत्त की तरह बिहेव कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपने वृत्त बनाए थे ना, धारावाही चालक तार, याद करो गाउस इसके एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग, तार की वजह से जब आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था तो वृत्त माना, वृत्त पे अल्पांश लिया, और वही कहानी बच्चों घिसी पिटी कि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। आप एम्पियर का नियम लगाओगे, क्लोज इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपको दिखेगा। अगर अब इसको सॉल्व करूं ना बच्चों, देखना ध्यान से, तो करके देख लो रफ्तार में एक बार, फिर दोबारा नोट कर देंगे। खोलूंगा तो बच्चों ये आएगा वी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट और सिग्मा आई, कुल करंट तो एन आई समझ में आ ही गया होगा। थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, बी कहाँ आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा डीएल और म्यू नॉट एन आई। बच्चों सोचिए विचार करिए, इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा, अल्पांश कहां लिया है परिधि पर, तो मैक्सिमम अल्पांश इस पूरी परिधि के बराबर ही तो हो सकता है, और वृत्त में परिधि आप जानते हो 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर जो आगे जाकर के नीचे चला जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आंसर याद करने की ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा, पर पहले एक बार बच्चों इसको ढंग से अपन नोट कर लेते हैं, तो प्रयास करें कि आप मेरे साथ साथ लिख पाओ। पेन कॉपी उठाओ ताकि आपका भी समय बचेगा, और बच्चों हेडिंग लगाइए, समझते रहेंगे साथ में। हेडिंग लगाइए आप, धारावाही टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही टॉरॉयड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर बच्चों? सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं, उम्मीद करें पेंसिल से डायग्राम बने। पेंसिल लीजिए, एक सर्किल, वापस से एक सर्किल, कहीं यहां सेंटर होगा बच्चों, और तांबे के तारों को इस तरीके से घुमा घुमा करके कुंडली नुमा आकृति में लपेट दीजिएगा। समझ गए होंगे आप लोग, है ना? इसमें करंट यहां से प्रवेश करेगा और यहां से करंट बाहर निकलेगा, और आपने इसके अंदर बच्चों क्या क्या माना है, कुल फेरे मान लिया आपने n, एक फेरे की धारा मान ली I, और आपने इसकी त्रिज्या भी मान ली कितनी R। तो इन सब बातों को आप शब्दों के रूप में परो दीजिए। तो शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे कि हमने माना n फेरे, कैपिटल N तो क्या है बच्चे n फेरे, कॉमा I धारा, कॉमा n फेरे R त्रिज्या वाली टॉरॉयड, R त्रिज्या वाली टॉरॉयड। तो ऐसे कि हमने फेरे कितने मान लिए बच्चों n, त्रिज्या कितनी मान ली R वाली टॉरॉयड चित्रानुसार व्यवस्थित है, जिसके, समझने वाली बात, एक फेरे में प्रवाहित विद्युत धारा, समझिए भाई बात को, फेरे कितने हैं कुल n, त्रिज्या कितनी है R, टॉरॉयड चित्रानुसार रखी हुई है, जिसके एक फेरे में प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल I है। हमें टॉरॉयड का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों।
अब आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, अभी आपको समझाया मैंने कि हम इसकी परिधि पर बच्चों एक अल्पांश पर विचार करेंगे और इस अल्पांश पर v वेक्टर और dl वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि b तो अक्ष के अनुदिश है ही और dl भी लंबाई के अनुदिश हो जाएगा। लंबा टाइप में माना है मैंने इस तरीके से, क्षेत्रफल नहीं माना है बच्चों, बार बार कह रहा हूं, ये लंबाई टाइप में माना है मैंने अल्पांश, ठीक है ना। तो इसमें बात को लिख दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए टॉरॉयड की परिधि पर अल्पांश dl की कल्पना करते हैं, जिस पर b वेक्टर व dl वेक्टर एक ही दिशा में होगा बच्चों। तो आप एम्पियर का नियम लगा दीजिए। अतः कौन से नियम से बच्चों, एम्पियर के नियम से। तो आप एम्पियर का नियम लगाइए। एम्पियर का नियम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। कहानी को आगे बढ़ाएं तो क्लोज इंटीग्रेशन बच्चों बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। जो थीटा है उसकी वैल्यू है 0 बच्चों, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 जमा के देखना है इसको, b को ले लो बाहर और इंटीग्रेशन में dl ये है म्यू नॉट एन आई। और जो इंटीग्रेशन dl होगा ना बच्चों उसकी वैल्यू परिधि यानी कि 2 पाई r होगी बच्चों। तो यहां से जो आपने b निकाला वो आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आप जानते ही हो बच्चों। एन कुल फेरे हैं, आई धारा हो गई, दिख नहीं रहा है शायद नीचे है ना, तो मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं। तो जो फील्ड निकल करके आया, या लिख दो बच्चों, देखना ना, जो फील्ड निकल करके आया वो आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ बच्चों तो मैं एन बटे 2 पाई आर को स्मॉल एन लिख सकता हूं। स्मॉल एन बच्चों, स्मॉल एन होता क्या है, एकांक लंबाई के फेरे। स्मॉल एन होता क्या है बच्चों, एकांक लंबाई में फेरे। और इसको निकालने का एक बहुत ही इजी तरीका है। देखो आप याद करो, पिछली बार आपने फेरों में लंबाई का भाग दिया था। फेरे कितने थे, कैपिटल एन, और लंबाई कितनी थी, एल, परिनालिका की लंबाई। तो एन बटे एल को आपने स्मॉल एन लिखा। अब यहां फेरे कितने हैं, एन, और ये फेरे बच्चों कितनी लंबाई में है, ध्यान से देखिए 2 पाई आर लंबाई में है। कुल फेरे कितने हैं, एन, और लंबाई का मतलब ये परिधि के अनुदिश में परिधि कितनी है, 2 पाई आर। तो एन बटे 2 पाई आर का मतलब क्या है, स्मॉल एन। तो जो बी बन के तैयार हुआ म्यू नॉट एन आई, फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई। अरे ये तो वही आया जो किसका था, परिनालिका का। याद करो, स्मॉल एन की टर्म में परिनालिका का भी यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो देखो आपको सारे सूत्र याद हो जाने चाहिए, नोट कर लो। चलो इसको जल्दी से फटाफट नोट करें, चलो जल्दी नोट कर लो। ठीक है भाई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो स्क्रीन पॉज कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों यहां आपका एम्पियर का नियम खत्म होता है। एक बार मैं जल्दी से एक एम्पियर के नियम की समरी लिख दूं अगर, कि आपको एम्पियर के नियम में क्वेश्चन करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। देखिएगा बच्चों, वैसे आपने सब पढ़ लिया है, खैर अब एम्पियर का नियम
शॉर्ट में समझ लीजिए अब एक बार। स्टेटमेंट अगर आपको बोलना है बच्चों तो आपको याद होना चाहिए क्लोज इंटीग्रेशन, बोल दो जल्दी से, वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा ई। बच्चों इस सूत्र का उपयोग मैं चैप्टर नंबर 17 में भी करने वाला हूं, पहले बोल दे रहा हूं, बहुत ध्यान रखना, मैक्सवेल पढ़ाएंगे तब। दूसरी बात बच्चों, अनुप्रयोग पढ़े हमने, तो पहला अनुप्रयोग पढ़ा हमने तार, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, वैसे तो आपको याद है ये अनंत लंबाई का धारावाही तार है, और तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल करके आया बी, वो कितना आया बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। यहां से एक बात स्पष्ट है कि V समानुपाती है I के, V समानुपाती है I के, और B व्युत्क्रमानुपाती है D के, प्रवाहित धारा के समानुपाती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों हमसे अगर दूरी और चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफ पूछे तो व्युत्क्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र 1/दूरी का पूछे, 1/दूरी दूरी का देख लेना किसका है, तो समानुपाती। तार हमने पढ़ लिया। तार के बाद बच्चों हमने पढ़ा बेलन। बेलन का मतलब बेलनाकार चालक, और बच्चों इस बेलनाकार चालक में, इस बेलन में हमने 3 कंडीशनें पढ़ी। पहली कंडीशन थी कौन सी बच्चों, जब स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, इसका मतलब बाहर की बात कर रहे हो, तो बाहर तो बिल्कुल वो तार की तरह बिहेव कर रहा था, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, बस दूरी हमने आर ले ली। दूसरी कंडीशन थी जब बच्चों स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर थे, तो भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इसमें स्मॉल आर की जगह हमने कैपिटल आर जमा दिया था। सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट देखो बच्चों, यही पेपर में आई है अब तक, इनमें से तार भी खैर एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा रहा हूं, जो पेपर क्वेश्चन में आ चुके हैं, आर लेस देन कैपिटल आर। तो सूत्र क्या बना था, म्यू नॉट आई स्मॉल आर ऊपर हो गया था बच्चों, और नीचे कैपिटल आर स्क्वायर हो गया था। देखो क्योंकि इस सूत्र में भी अगर मैं स्मॉल आर का मान कैपिटल आर जमाऊंगा तो सतह बन जानी चाहिए। बच्चों स्मॉल आर आप कैपिटल आर जमाओगे तो कैपिटल आर से कैपिटल आर कट जाएगा, और वही बचेगा जो सतह का बचना चाहिए। पहला अनुप्रयोग तार समझ में आ गया, दूसरा अनुप्रयोग बेलन समझ में आ गया, तीसरा जो हमने इसका अनुप्रयोग पढ़ा बच्चों, वो पढ़ी परिनालिका, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खुद एम्पियर का नियम भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, परिनालिका भी बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, कम से कम 3 बार तो मेरे को याद है अच्छे से। परिनालिका क्या होती है आपको समझ में आया। कुछ बच्चों इस डिजाइन की आकृति होती है ऐसी, फील्ड निकालना है तो बंद पथ मान लेना, दिमाग में तुरंत स्कैन हो जाना चाहिए, एम्पियर का नियम लगा के फटाफट आंसर निकाल लूंगा। और जो सूत्र आया वो दोनों सूत्र याद कर लो आप, म्यू नॉट एन आई बटे एल, और या फिर स्मॉल एन की टर्म में म्यू नॉट एन आई, ये सूत्र बन गया बच्चों परिनालिका। और अगली और लास्ट जो है वो है बच्चों टोरॉइड। क्या है टोरॉइड। टोरॉइड कुछ इस तरीके की आकृति है, तारों को वृत्ताकार सरफेस पर लपेटा जाता है, और यहां जो सूत्र निकल करके आया म्यू नॉट एन आई अपॉन, इसमें दूरी 2 पाई आर थी, खत्म खेल। तो आप देखिए एम्पियर के नियम में से 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं पिछले कम से कम 4 साल में। तो आप बच्चों इस तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि टॉपिक अपने आप में सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 साल से हेडिंग आई भी नहीं है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये हेडिंग पूछे। अगर ये नहीं पूछेगा बच्चों तो 2 तारों के मध्य बल आपको याद होगा, उस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, एक बार वापस देखना वो वीडियो, 2 धारावाही तारों के मध्य बल। उसके बाद साइक्लोट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे क्वेश्चन चुंबकीय बल से आते हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल तो भैया सर्वाधिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो नंबर बच्चे कटता ही नहीं है, गलती वो न्यूमेरिकल में करता है। हमें ध्यान हमेशा न्यूमेरिकल पर ही देना है अगर 100 नंबर चाहिए तो। क्लियर है बच्चों। एक छोटी सी हेडिंग बीच में हमसे छूट गई थी, हेल्महोल्ट्ज कुंडली, 2 मिनट उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर आप शॉर्ट में चार्ट बनाना चाहो तो अपनी कॉपी में इस तरीके से एम्पियर के नियम के नाम पे बना सकते हो बच्चों। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। और बस 5-7 मिनट का टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक है। क्या नाम है टॉपिक का, हेल्महोल्ट्ज कुंडली। बोल के देखा करो, मजा आएगा। हेल्महोल्ट्ज
हॉल्ट्ज कुंडली। देखिए भाई ध्यान से, थ्योरेटिकल दृष्टि से लास्ट हेडिंग है, आज के लेक्चर की भी ये लास्ट हेडिंग ही रहेगी। कल बच्चों हम न्यूमेरिकल देखेंगे। वीडियो जरूर देखनी है न्यूमेरिकल की, और ज्यादा देखनी है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। बच्चा गलती न्यूमेरिकल में ही करता है, इतना कराने के बाद भी न्यूमेरिकल में गलती होती है। सोचिए बच्चों, अगर आप बिल्कुल नहीं करके जाओ, देखो अगर उसने बहुत इजी डाल दिया तब तो हर एक आदमी कर लेगा, लेकिन जैसा पिछली बार आया था, पिछली बार और स्कूलों में नंबर क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां न्यूमेरिकल नहीं होते, अपने आप टॉप नंबर थे, शानदार नंबर थे, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं था जो बच्चे नहीं जानते थे। समझे बच्चा आप ना? तो अब न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देखने, जो अगली वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी बच्चों हेल्म हॉल्ट्ज कुंडली। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है बच्चों वो क्या है? हेल्म हॉल्ट्ज कुंडली। तो ऐसा तो कोई खास विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है, पर फिर भी किताब में है तो पढ़ना जरूरी है बच्चों। एक्चुअल में हेल्महोल्ट्ज कुंडली एक कुंडली नहीं है, इसमें दो कुंडलियां हैं। सपोज कैसे? अपने हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो, देखो मैं कह रहा हूं इस करना। तो एक हाथ को एक कुंडली मान लो, दूसरे हाथ को दूसरी कुंडली मान लो। ये जो युग्म बना, हाथों को ऐसे रखना बच्चों, जैसे मैं कह रहा हूं, सब मेरी तरफ देखें और जैसे मैं कह रहा हूं उस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, तो फीलिंग अच्छी आएगी। दोनों हाथ अपने इस तरीके से करें, बिल्कुल समांतर, ठीक है। दोनों हाथों को बच्चों दो अलग अलग कुंडली दिमाग को मान लो कि ये कुंडली है और दूसरा हाथ भी कुंडली। कुंडली मतलब वृत्ताकार है, ठीक है ना, ऐसी दोनों कुंडलियां समांतर होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये जिस तरीके से है ऐसे नहीं रख सकते आप हाथों को, ऐसे नहीं रख सकते, टेढ़े मेढ़े नहीं, बिल्कुल समांतर। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां हैं वैसे, ये नाम तो इसका नाम कुंडली ना होकर बच्चों हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। कुंडलियां का मतलब बच्चों ये जोड़ा है दो कुंडलियों का, युग्म है दो कुंडलियों का। हेल्महोल्ट्ज कुंडली में एक कुंडली ना होकर कितनी कुंडली हैं? दो। कितनी कुंडली हैं? दो। अब उन कुंडलियों की विशेषता क्या क्या है, बस यही देखना है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहली बात तो बच्चों, दोनों कुंडलियों का तल समांतर होगा। तल कैसा होगा? समांतर। दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। मैं बनाने का प्रयास करता हूं, बोर्ड पर देखना ध्यान से, वो हाथ समांतर वाली कहानी। पहली कुंडली अगर यहां बनाओ इस तरीके से है, वृत्ताकार। अब ऐसा नहीं है कि मुझे व्रत बनाना नहीं आता, मुझे व्रत बनाना बहुत अच्छे से आता है, पर बच्चों ये कुंडली बोर्ड पर ना रखकर बोर्ड के ऐसे रखिए, मेरे हाथ की तरह। आप समझ गए? तो बताओ बच्चों, ऐसे तो चौक में कैसे चला सकता हूं, आप बताइए। तो अब तो समझ गए होंगे ना आप, एक कुंडली ऐसे तो दूसरी कुंडली भी बच्चों ऐसे। तो एक विशेषता तो क्या हो गई बच्चों? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, पहली बात तो दो कुंडलियों का समूह है। पहली बात तो बच्चों कितनी कुंडलियां होती हैं इसमें? दो कुंडलियों का समूह है। दूसरी बात बच्चों, दोनों कुंडलियों की त्रिज्या बिल्कुल बराबर होती है। त्रिज्या बिल्कुल बराबर होगी। अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं, मान लो कैपिटल आर है बच्चों, तो इस दूसरी कुंडली की त्रिज्या भी कैपिटल आर ही होगी। दो कुंडलियों का समूह है जिनकी बच्चों त्रिज्या समान है, त्रिज्या बराबर है, हां या ना? धारा का मान और दिशा भी बराबर है। अगर इसमें बहने वाला करंट आई है तो इसमें बहने वाला करंट भी आई ही होगा, और अगर इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी कैसा होगा बच्चों? क्लॉकवाइज। दो कुंडलियों का समूह है, दो कुंडलियों का समूह है, बराबर एक जैसी कुंडली है, हर कुछ एक, सब कुछ एक जैसा है बच्चों। त्रिज्या समान, धारा का परिमाण वह दिशा समान। हेल्महोल्ट्ज कुंडली कोई एक कुंडली नहीं है, यह दो कुंडलियों का एक समूह है, एक युग्म है,
जिसमें 2 कुंडलियां पाई जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं उन कुंडलियों की स्पेशलिटी की, विशेषताओं की। तो बच्चों दोनों कुंडलियां बिल्कुल एक जैसी हैं, अगर मैं वन वर्ड में कहूं तो। अब बिल्कुल एक जैसी का मतलब क्या है कि उनकी त्रिज्याएं समान है, दोनों की त्रिज्या बराबर है, बहने वाली धारा का परिमाण समान है, धारा एक ही दिशा में बह रही होती है, और देखिए बच्चों इनके तल आपस में समांतर हैं, तल समांतर हैं, दोनों का अक्ष एक ही है, मतलब दोनों समाक्षीय हैं। समाक्षीय का मतलब क्या है बच्चों, ये अक्ष दोनों का एक ही है। जिस अक्ष पर पहली का सेंटर है उसी के सामने बिल्कुल दूसरी का सेंटर है। इस तरीके की कहानी है। क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट बात, इनके बीच की दूरी बच्चों त्रिज्या के बराबर है। जो मध्य की दूरी है, इनके मध्य की दूरी किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। इन सब स्पेशलिटियों को बच्चों में मिला दूं तो किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों, हेल्महोल्ट्ज कुंडली का। किसका निर्माण होगा, हेल्महोल्ट्ज कुंडली का। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, सुन ध्यान से, कि 2 समाक्षीय तथा समांतर, समझ में आई बात। समाक्षीय मतलब मैंने ये वाली कंडीशन पूरी कर ली, एक एक पे होनी चाहिए। तल समांतर है तो वो मैंने समांतर शब्द से ऐड कर दिया। 2 समाक्षीय समांतर कुंडलियों का ऐसा युग्म, कुंडलियों का ऐसा युग्म। अब इन विशेषताओं को ऐड करते जाओ, जिनकी त्रिज्या समान कौमा प्रवाहित धारा का परिमाण व दिशा समान हो। मतलब देखो 2 कुंडली बोल दिया आपने, त्रिज्या समान बोल दिया आपने, धारा वाला पॉइंट ऐड कर लिया, ये ऐड कर ही लिए, तथा मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर हो बच्चों। मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर हो, मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर हो। उस युग्म को कॉमा लगा दीजिए बच्चों, क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। ज्यादा पेने कहने होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हेल्महोल्ट्ज कुंडली में जो ध्यान रखने योग्य बिंदु है वो ये है कि ये एक कुंडली नहीं है। पहली बात तो 2 कुंडलियों का एक ग्रुप है, एक समूह है, और दोनों कुंडलियों का सब कुछ समान है। आप तो बिल्कुल देसी में याद करो, सब कुंडली का सब कुछ समान, मतलब कुंडली में होता क्या क्या है, धारा होती है, धारा समान है। अब धारा में भी 2 चीज होती है, परिमाण और दिशा, दोनों ही समान है। त्रिज्या होती है, वो भी समान है, एक ही अक्ष पर है, आपस में समांतर है, और बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर है। आगे पीछे करके इन शब्दों को आप परिभाषा में किसी भी तरह से परो देना, परिभाषा सही मानी जाएगी। आप चाहो तो पहले त्रिज्या वाला लॉजिक बोल दो, फिर तल अक्ष बोल दो, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह ठीक परिभाषा रहेगी। दोबारा बोलता हूं, कुंडलियां बच्चों कैसी होनी चाहिए, समाक्षीय, और कैसी हो, आपस में समांतर। युग्म में ध्यान रखना, जिनकी क्या समान है बच्चों, एक तो त्रिज्या समान है, धारा का परिमाण और दिशा समान है, और बच्चों मध्य की दूरी त्रिज्या के बराबर है। उस ग्रुप को, उस समूह को हम नाम देते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसा करो, ये परिभाषा लिख लो और ये चित्र बनाओ। विशेषताएं अगर पूछता है बच्चों, परिभाषा में से ही दे देना, मैं नया पॉइंट बना करके नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। ये बनाइए, चलो पहले तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके, जो भी आपको ठीक लग रहा हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल पैदा होता है कि इसका यूज क्या है। चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या होती है, बना दिया आपने। कैसे बनाई मैंने, कुंडलियां 2 कुंडली ली,
त्रिज्या बराबर, धारा का मान और दिशा बराबर, समाक्षीय समांतर है और बीच की दूरी विशेष इंपॉर्टेंट, याद रखना इस पॉइंट को, त्रिज्या के बराबर है। ठीक है साहब यहां तक, ठीक है। अब बात करें कि इसका यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है। यह हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या काम आती हैं बच्चों, तो याद रखिएगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है इनके बीच में। क्यों, मैं जरा आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, एक कुंडली अक्ष, दूसरी कुंडली, बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर, धारा का परिमाण, दिशा, सब कुछ बराबर। अब आप सोचें बच्चों, आपको पॉइंट ध्यान से देख लेना, एक ही बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, है ना। ए से बी तक जाना है। वैसे आपके काम की बात तो केवल इतनी सी है कि इसके बीच में समरूप क्षेत्र बनता है, पर कैसे अगर थोड़ा और डीपली समझा जाए तो आप देखिए बच्चों, अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं ना, तो पॉइंट ए पर दो फील्ड हैं। पॉइंट ए पर कितने फील्ड हैं, दो। कहां कहां, इसको कुंडली नंबर 1 कह दो, इसको कुंडली नंबर 2 कह दो बच्चों। तो एक फील्ड तो है पहली कुंडली के कारण, खुद के कारण केंद्र पर, समझिएगा बच्चों, खुद के कारण केंद्र पर, और दूसरे के कारण अक्ष पर आर दूरी पर। विचार करें आप, इस पॉइंट ए पर दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। कौन कौन से, एक तो पहली कुंडली के केंद्र पे है ना ये पॉइंट है, तो खुद कुंडली के कारण केंद्र पर, और दूसरी कुंडली के कारण अक्ष पर कैपिटल आर दूरी पर। समझ में आया। जरा बी पॉइंट पर निगाह फेरें तो बच्चों देखो सेम आंसर आएगा। दूसरी कुंडली, दूसरी जो बी पॉइंट है वो दूसरी कुंडली के केंद्र पर है, तो दूसरी कुंडली के कारण केंद्र पर और पहली कुंडली के कारण आर दूरी पर। अब बच्चों दोनों कुंडलियां एक जैसी हैं, तो यहां जितना पहली खुद के केंद्र बनाएगी, यहां उतना दूसरी खुद के केंद्र बनाएगी। इस जगह पर दूसरी आर दूरी पर बनाएगी, तो यहां पहली आर दूरी पर बनाएगी। समझ में आ रहा होगा शायद, ए और बी बराबर हैं। अब जरा थोड़ा सा ए से बी की ओर खिसकूना अगर यूं, तो बच्चों आप देखो ए का प्रभाव तो कम हुआ क्योंकि दूरी बढ़ी, पर बी का प्रभाव घट, मतलब बढ़ गया क्योंकि दूरी घट गई। तो बड़ा घटा, जितना घटा उतना बड़ा टोटल कांस्टेंट रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां हैं ना, इनके बीच में समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में, तो यूज में लिखना है इनके में, कि उपयोग में चलो मेरे साथ साथ लिख लो। हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने में किया जाता है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली का जो उपयोग है ना बच्चों, वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने में किया जाता है, पहली बात। और अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र बनता कितना है बच्चों, तो देखो दोनों के बीच में निकाल लो, पहली का प्रभाव प्लस दूसरी का प्रभाव। जैसे इस पॉइंट को मैं ओ नाम दूं बच्चों, तो जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा ना वो हो जाएगा B1 प्लस B2। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करें अपनी का। और B1 है क्या है, B1 है क्या है बच्चों, टोटल दूरी R है, तो ये R/2 है ना, वलय के अक्ष पर R/2 दूरी पर। कुछ याद आया, वलय के अक्ष पर R/2 दूरी पर। आप बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग में चलिए, कौन से में, धारावाही वलय के अक्ष पर, और उसकी कंडीशन लिखाई थी मैंने आपको, एक x बराबर R/2 पर 0.72 गुना आया था, अगर किसी को याद हो तो बच्चों। 0.72 v केंद्र, मतलब अक्ष पर R/2 दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है केंद्र का 0.72 गुना आता है। सेम ये भी बच्चों सेम लोकेशन है, तो 0.72 यहां भी आएगा। इनको अगर मैं जोड़ दूं ना, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, 1.44 बी केंद्र। मतलब किसी एक वलय के कारण केंद्र पर जो क्षेत्र है उसका 1.44 गुना आएगा। एक छोटी सी बात अगर मैं ग्राफ की और कर लूं बच्चों, दो कुंडलियां हैं, दिमाग लगाना ध्यान से। कुंडली का ग्राफ ऐसा बनता था, ये पहली कुंडली के लिए ग्राफ, ये दूसरी कुंडली के लिए ग्राफ, ये तो हो गया BO मतलब केंद्र का क्षेत्र। और बात करें बच्चों इसकी, तो इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कोई भी यहीं तो आएगा, तो ये इसका ग्राफ है।
आप ग्राफ भी बना लें, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें हैवी नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को थ्योरेटिकल दृष्टि से समाप्त कर लिया है। न्यूमेरिकल भी मैं लगभग इसके 70% आपको करवा चुका हूं, 20 थ्योरी में। एग्जाम्पल या आंकिक जो भी बचे हुए प्रश्न है, आज का आपका होमवर्क है, सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। जितना कल संभव होगा मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। मेरा टारगेट यह है कि मैं कल और उससे अगला आने वाला दिन, 2 दिन में इसके पूरे सवाल खत्म कराकर फिर अगले दिन से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। क्लियर है? क्वेश्चन करने का मजा बच्चों तभी आएगा जब आप एक बार खुद प्रैक्टिस कर चुके होंगे, चाहे वो सारे गलत क्यों ना हो। ठीक है? तो आज का आपका होमवर्क ये पढ़ लेना एक तो, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल जो भी बच रहा है वो आप एक बार ट्राई करके देखना, तब आपको बेटर समझ में आएगा भाई। ठीक है? धन्यवाद।